जनादेश 2023 में एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन। हम जुड़े हुए हैं आपको प्रदेश के मतगणना के बाद के जो चुनाव परिणाम हैं उनके पल पल की खबर देने के लिए। अब तक के चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो 116 वोटों पर या 48 वोटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है, लेकिन अगर पूरे समग्र रूप में बात करें तो 116 सीटें अभी सुरक्षित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और कांग्रेस 68 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है या उसे जीत हासिल हो चुकी है। 15 सीटों पर निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं या अन्य पार्टियों का दबदबा रहा है, उनको विजय हासिल हुई है। श्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब तक ऐसा चुनाव से पहले एक बात कही जाती रही थी कि क्योंकि एक अनिश्चितता की स्थिति इस चुनाव के साथ थी कि अगर दोनों प्रमुख पार्टियों में से किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो निर्दलीय और अन्य प्रत्याशियों का काफी दबदबा रहेगा, उनको मंत्री पद मिलेंगे और उनको कैसे भी करके अपने साथ जोड़ने की कवायद होगी। अब जबकि 116 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी एक सुरक्षित स्थिति में है, निर्दलीय और अन्य पार्टियों का क्या भविष्य है, उनकी कितनी सत्ता में भागीदारी रहने की संभावना है? देखिए गौरव जी, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो उस राज्य की सत्ता सही तरीके से चल पाती है, क्योंकि शर्तों के आधार पर जब निर्दलीय या अन्य दल के लोग शामिल होते हैं तो वो आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं। 99 में जीत के आई थी कांग्रेस, इसका मतलब पूरा समर्थन नहीं था। एक राष्ट्रीय लोक दल के जो जीते थे वो शामिल होकर के 100 बने थे और फिर निर्दलियों के सारे ही सरकार चली और क्या हुआ आपने देखा, किस तरह के आरोप लगे, सब कुछ हुआ। और आज मुख्यमंत्री जी को जिस तरह से अब जनाधार मिल रहा है बीजेपी को, उसका परिणाम यह है कि आप शासन देने में कामयाब नहीं हुए। भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप आपके लगे, गलत लोगों का साथ आपने दिया। विधायकों की जिस प्रकार से भी आप 12 अंता वाले कह रहे थे विधायक कि वहाँ पर देखिए भरत सिंह ने किस तरह के आरोप लगाए थे प्रमोद भाया जैन के ऊपर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। बार बार ये कहते रहे कि भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे। अब खुद अगर सचिन पायलट को अपनी मांगों के लिए 125 किलोमीटर की पदयात्रा करना पड़े और ये कहना पड़े कि आरपीएससी में गलत लोगों की किया है। अब आरपीएससी के देखिए 2 लोग हैं, एक तो बेटा चुनाव लड़ रहा है, एक श्याम जी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। इस बीच हमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की प्रतिक्रिया प्राप्त हो चुकी है, आइए जाने कि वो क्या कहते हैं। वो अपनी ऊर्जा के साथ में, अच्छी उम्मीद के साथ में चुनाव लड़ता है। बाकी फैसला जनता जनार्दन का है। जनता जनार्दन जिस रूप में आशीर्वाद देती है वो उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने इसको एक तरीके से स्वीकारोक्ति के रूप में अपनी हार को स्वीकार किया बड़ी विनम्रता के साथ में, लेकिन साथ में यही कहा है कि हर व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता के साथ चुनाव लड़ता है। एक तरजीब मैं आपके पास आता हूँ सीधा और आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जब टिकट वितरण का कार्य चल रहा था तो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों से जो उम्मीदवारों के लिए काफ़ी भागदौड़ थी और लोग, हर कोई चाह रहा था कि हमें टिकट मिले, हमें टिकट मिले। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी साधने की पूरी कोशिश की। तो क्या वो जो चुनाव परिणाम और रुझान है, आपको लगता है कि सही था आपका आंकड़ा? जी देखिए, जिस प्रकार की हमारी रणनीति रही वो देखिए कि मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कारगर साबित हुई और हमने जिस प्रकार के टिकटों का चयन किया, मुझे लगता है कि लगभग हम उन सभी समीकरणों पर सही उतरे हैं और हमारे वो सभी नेता और कार्यकर्ता जीत करके आए हैं। जी श्याम सुंदर जी, इस बार जैसे क्लियर ही है भारतीय जनता पार्टी रुझानों में सरकार बनती हुई दिख रही है, तो अब वो कल्चर तो एक तरह से आप फुल स्टॉप ही लगा दीजिए कि रिजोर्ट वाला या जो उनको विधायकों को ले जाने का और बातचीत करने का। तो क्या कहेंगे सर इस बारे में आप? देखिए समझिए, जिस प्रकार से कल हो रही थी चर्चा जी, अगर 90-95 में आता है तो निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं करना पड़ता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अभी एकता जी कह रही थी हमने टिकट का वितरण ठीक ठाक तरीके से किया। शुरुआत में देखिए जो हारने वाली 39 सीटें थी, आपने सांसदों को उतारा, अच्छा किया, क्योंकि हारने वाली सीट जीती की जाए। एक सीट ऐसी थी जिसपे आप जीते हुए थे, नरपत सिंह राजवी, जो आज जमानत जब्त हो गई वहां पर चित्तौड़ में जिस प्रकार से हुआ। लेकिन जिस प्रकार से अब एकता जी कह रही, देखिए अगर ऊपर के शीर्ष नेतृत्व ने समझौता करके कुछ चीजें सही तरीके से की है तो आज परिणाम आप पक्ष में देख रहे हैं। वसुंधरा जी को ऐसा नहीं किया कि पूरी नाराज कर दिया, उनको कहा थोड़ा बहुत आपको भी देंगे। ओम बिरला भी हमारे यहाँ सक्रिय राजनीति में थे नहीं लेकिन दिखे। अब देखिए उपराष्ट्रपति की बात जगदीप धनखड़ की आती है, उन्होंने बहुत सहयोग किया बीजेपी को, ये बात सही। सर वो संवैधानिक पदों से छोड़िए। नहीं सर, एक मिनट एकता जी, मैं आपके पास आता हूँ और मैं बात करता हूँ कि जो पार्टी ने जो टिकट बंटवारा भी किया और ये देखने को मिला कि जो पहली सूची जो आई थी
उसमें 7 सांसद यानी 40 लोगों के आसपास ही करीब सूची थी पहले, और 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा गया। लेकिन जो बाद की सीटें आई उसमें सांसद नहीं थे। तो ये क्या था कि पहली सूची में तो क्योंकि उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है कि वापस सांसदों को रिपीट किया जाए, तो पहली सूची में ही फुल स्टॉप लग गया, ऐसा क्यों? देखिए, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है चुनाव लड़ने की, हर पार्टी का अपना एक तरीका होता है। भारतीय जनता पार्टी की भी रणनीति थी जिसके तहत सांसदों को उतारा गया, बाद में कुछ एमएलएस को भी रिपीट किया गया। तो मुझे लगता है कि बहुत विषय नहीं, और मैं पहले भी एक बात रख चुकी हूं कि भारतीय जनता पार्टी में हर नेता कार्यकर्ता होता है, तो कार्यकर्ता की भूमिका उसको कहां पे लेके जाती है, कार्यकर्ता को क्या काम दिया जाता है, उसके लिए क्या दिशा निर्देश होते हैं। तो हमारे यहाँ सांसद ऐसा नहीं है कि नेता ही है, वो एक कार्यकर्ता भी है, और एक कार्यकर्ता भी नेता है। तो इस पर कौन सी बड़ी बात है अगर सांसदों को उतार दिया? तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दम वाली बात है। नहीं, वो कुछ मैसेज जा रहा था कि भाई बड़े क्षेत्रों को छोड़ के छोटे क्षेत्र में, खैर वो कोई बात नहीं, लेकिन जीत के समीकरण बता रहे हैं तो अब वो दाव सही पड़ा। श्याम सुंदर जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे, जो राजस्थान के परिवेश की अगर हम बात करते हैं तो अन्य पार्टियां भी यहाँ पर आई, आम आदमी पार्टी भी आई, AIM भी आई, लेकिन प्रभाव कहीं कोई छाप कोई नजर नहीं आ रही है। सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस, दो जो बड़ी पार्टियां हैं। क्या कहेंगे सर नई पार्टियों के बारे में? देखिए, शुरू से ये माना जाता है कि राजस्थान में थर्ड फ्रंट का कोई ज़्यादा आधार नहीं होता। बिल्कुल। आपने पुराना रिकॉर्ड देखा कि देखिए, करोड़ीलाल मीणा ने पार्टी बनाई, बीजेपी में शामिल होना पड़ा। घनश्याम तिवारी ने पार्टी बनाई, बीजेपी में शामिल होना पड़ा। हनुमान बेनीवाल भी दोनों के सहयोग से पार्टी बनाते थे। अब देखिए, अगर आप मानसरोवर में पहली बैठक जब हो रही थी तो दोनों घनश्याम तिवारी मौजूद थे, बंसरी बजा रहे थे, लेकिन वो छोड़ छाड़ के चले आए। अब हनुमान बेनीवाल का क्या होगा? बहुत ज़्यादा नहीं जीत के आए, और खुद भी बड़ी मुश्किलों से जीत के आए लास्ट में। जिस प्रकार का अब मैं एकता जी को बार बार सुन रहा था कि हमारी रणनीति बहुत ठीक ठाक रही। देखिए, रणनीति जब जीत जाती है तो रणनीति ठीक होती है। पश्चिमी बंगाल में आपके साथ क्या हुआ ये देखिए, कई बार होता है कि आपके नेता निश्चित तौर पर सांसदों को टिकट देते हैं, तो चुनाव से हम चर्चा जारी रखेंगे। इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय हमारे साथ, उनकी प्रतिक्रिया हमारे साथ है। आइए उनसे जाने की क्या कहना है उनका। क्योंकि चुनाव में खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने कोई कमी नहीं रखी। सबने, हमारे नेतृत्व ने जम के कैंपेन किया यहाँ पर, और हमारी स्कीम इतनी शानदार थी, हमें उम्मीद थी कि स्कीमों के आधार पर, आगे जो वादे करें उनके आधार पर, और कानून ऐसे ऐसे पास किए उसके आधार पर सरकार हमारी बनेगी। नहीं बन पाई। खड़गे साहब ने आज भी कहा है कि जो हुआ तो हुआ है, सबके सामने। हम इसको भी देखेंगे क्या कारण रहे होंगे, आगे पार्लियामेंट तैयारी करने की हमें शुरुआत करनी चाहिए। मेरा मानना कार्यकर्ताओं में कहना चाहूंगा, चुनाव में हार और जीत होती रहती है, कई कारण बन जाते हैं। सर सीधा उन्होंने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाएं कार्यकर्ता। तो शमशुद्दीन जी, बाकी रह क्या जाता है? अब आपके पास रहा तो कुछ भी नहीं रहा। बिल्कुल। मुख्यमंत्री रहे नहीं आप, संगठन में आप कुछ पद रखते नहीं हो, तो आपका काम तो दायित्व ये है कि आप लोकसभा की तैयारी करो, और लोकसभा की तैयारी नहीं करो क्योंकि अपने पुत्र को चुनाव आपको लोकसभा का लड़ना है, क्योंकि पहले भी आप हार चुके हो। तो जिस तरह से देखिए, नेता का काम तो यही होता है, लेकिन संगठन को आप मजबूत बनाओ। मैं तो अशोक गहलोत को कहना चाहता हूं कि 2.5 महीने पहले जो संगठन बनाया, जिलाध्यक्ष बने, संगठन नीचे नहीं बना पाए, उसका परिणाम आपने देखा है कि देखिए, केवल किसी विज्ञापन एजेंसी के आधार पर आप अपना तो ग्राफ बढ़ा पाए, पार्टी का ग्राफ बढ़ा पाने में सफल नहीं हो पाए। अगर ये सफलता, बीजेपी ने इस बात पे देखिए का ध्यान रखा, बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं का सहयोग लिया, उन्होंने कोई ऐसा नई स्टेप उठाया जिससे कि देखिए प्रधानमंत्री जी बार बार आए हैं तो उन्होंने करके दिखाया। 102 विधानसभा क्षेत्रों पर उन्होंने 8 दिन में अपना दौरा करके कवर करने का प्रयास किया। ना तो आप देखिए कि अशोक गहलोत केवल 50 कर पाए, सचिन पायलट 30 ही कर पाए। और देखिएगा जिस प्रकार से बार बार जो कि प्रधानमंत्री जी की एक बात का तो मैं भी कहता हूं कि उन्होंने युवाओं को एक जगाने का काम किया, और ये कहा कि मेरा एक व्यक्तिगत काम करना। व्यक्तिगत काम क्या कि उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के रूप में मत कहना, अपने घर जाना, अपने बड़े बुजुर्गों को कहना मोदी आया है और मेरे राम राम का है। उस राम राम का आशीर्वाद जो मिला है, निश्चित रूप से जो वो कहते थे वो धरातल पे उतरा। जो अपना भाषण देते हैं और वो जो जनता के बीच बात करते हैं, तो क्या सीधे जनता के दिल को छूती है? कुछ इस तरह का ही है, और उनकी बात मान के लोग उनके पक्ष में वोट देते हैं। श्याम जी, अभी अब अशोक गहलोत जी को हम जब सुन रहे थे तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हार और जीत होती रहती है, हमें इस पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, और अब हमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाना चाहिए। लेकिन श्याम जी, क्या मानेसर से उठा हुआ प्रकरण, जैसलमेर के होटल तक गया हुआ प्रकरण, क्या पूरी तरह से समाप्त हो गया है?
क्या या अभी उसकी छाया, उसका असर हमें लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? देखिए गौरव जी, मैं बता रहा हूँ जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, क्योंकि वो बोल इसलिए रहे थे कि अगर चर्चा होगी, समीक्षा होगी तो सीधी हार का श्रेय तो किसके ऊपर जाएगा? अशोक गहलोत के ऊपर जाएगा। इसलिए उसकी चर्चा मत करो, उसकी विधानसभा की चर्चा की बजाय लोकसभा की तैयारी करो। अब मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि आप बड़े बुजुर्ग हो गए हो, बड़े बुजुर्ग की भूमिका में आइए। अब आप छोड़िए, पद तो आपको छोड़ चुका। जब कहते थे पद मेरे को छोड़ना नहीं चाहता, जनता ने आपका पद हटवा दिया, क्योंकि जनता ही पद देती है आपको। आज जनता ने आपको कहा कि आप जाइए, अब जो कुछ करना है करिए, आप जो करना है। लेकिन जो परिस्थितियां राजस्थान की बनी है, उससे निश्चित तौर पर आने वाला समय मैं तो कहता हूं कि अब भाजपा का एक अच्छा शासन देने वाले बनेगी, और आम जनता को जो पेट्रोल का भाव 12 रुपये प्रति लीटर कम ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो पहली कैबिनेट की बैठक में समीक्षा होगी और आम जन को वो लाभ मिलेगा जो मिलना चाहिए, जो मोदी जी ने गारंटी दी है। उस गारंटी का तो निश्चित रूप से प्रतिफल आम लोगों को मिलेगा। और देखिएगा, जो उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामले में अगर कोई पाताल में भी होगा तो हम उसको खोज के लाएंगे। और लाल डायरी का बहुत ज़्यादा जिक्र चला, बहुत सारी चीज़ें सामने आई है। अब उसकी भी जांच होगी, SIT की गठन होगा। तो जो काम अशोक गहलोत नहीं कर पाया, सचिन पायलट मांग करते रह गए, वो नहीं कर पाया। लेकिन मैं मान के चलता हूँ गलत कामों की जांच भी होगी। जी, श्याम सुंदर जी, हम आपको इंटरप्ट कर रहे हैं और आपसे जयपुर की जो रखेंगे। सीटें हैं उन 21 सीटों के बारे में आपको बताते हैं। अर्चना शर्मा कांग्रेस की मालवीय नगर से चुनाव हार गई हैं। कालीचरण सराफ यहां से चुनाव जीत गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। और हवा महल से भाजपा भारतीय जनता पार्टी के बाल मुकुंदाचार्य विजयी घोषित हुए हैं। किशन पॉल से कांग्रेस के अमीन कागजी जीत गए हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश को बगरू से भारतीय जनता पार्टी के कैलाश वर्मा विजयी घोषित हुए हैं। वहीं विद्याधर नगर से दिया कुमारी चुनाव जीत गई हैं भारतीय जनता पार्टी की। आदर्श नगर से रफी खान कांग्रेस प्रत्याशी ये विजयी घोषित हुए हैं। और आमेर से कांग्रेस के प्रशांत शर्मा जीते हैं। जी, जोधवाड़ा से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो जयपुर ग्रामीण से सांसद जीते हैं। मालवीय नगर से वही कालीचरण सराफ जीत गए, अर्चना शर्मा को उन्होंने हराया है। सिविल लाइन से भारतीय जनता पार्टी के गोपाल शर्मा, इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था, जीते। वहीं सांगानेर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल शर्मा जीते हैं। और चौमू से कांग्रेस की शिखा मील बराला, इन्होंने भी पहली बार चुनाव लड़ाई, जीती। चाकसू से भारतीय जनता पार्टी के राम अवतार बैरवा चुनाव जीत गए हैं। फुलेरा सीट से कांग्रेस के विद्याधर सिंह चौधरी विजय घोषित हुए हैं। और दूदू से भाजपा के प्रेमचंद बैरवा जीते हैं, इन्होंने बाबूलाल नागर को हराया है। शाहपुरा से कांग्रेस के मनीष यादव विजय हुए हैं। अब बात करें कोटपुतली की, तो भारतीय जनता पार्टी के हंसराज पटेल जीत दर्ज की है इन्होंने। और विराटनगर से भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप धनखड़ जीते हैं। जम्वा रामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के ही महेंद्र पाल मीणा चुनाव जीत गए हैं। बस्सी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के लक्ष्मण मीणा विजयी हुए हैं। और सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास हारे हैं। गोपाल शर्मा ने यहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। सांगानेर से भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल शर्मा विजयी घोषित हुए हैं। और एकता जी, आपसे हम जो जानना चाहेंगे वो ये कि जो पिछला 5 साल का समय था, कांग्रेस सरकार की बहुत सारी योजनाओं के लिए जाना जाएगा। अब इनकी प्रशंसा हुई, क्या हुई? कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता थे उनका कहना यह भी था कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी तारीफ की थी और ये कोशिश की गई कि हर वर्ग तक उसका फायदा पहुंचे। क्या आगे आने वाले समय में इन योजनाओं का क्या भविष्य होगा? विशेष रूप से ओपीएस को लेकर आम जनता में एक बहुत बड़ा संशय है कि क्या ओपीएस को लागू करने की जो बात हुई थी, क्या वो वापस विड्रॉ कर ली जाएगी? देखिए, कांग्रेस सरकार झूठे वादे करने के लिए जानी गई पूरे 5 साल, और इनके कार्यकर्ता और प्रवक्ता भी झूठ बोलने के लिए प्रैक्टिस अच्छी उन लोगों ने कर ली है। हाँ, ये बात सही है कि ओपीएस के बारे में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कह चुके हैं कि हमने एक कमेटी गठन करने का इसमें निर्णय किया है और उस कमेटी में जो सुझाव आते हैं उसके आधार पर ओपीएस पे निर्णय लिया जाएगा सरकार के बनते ही। और जिस प्रकार की योजनाएं, मैं पहली बात तो इनको कहूंगी कि जिस प्रकार के झूठे वादे करके कांग्रेस सत्ता में 5 साल रही, इन्होंने 56 महीनों तक
तो उनको धरातल पे लागू नहीं किया। लास्ट में जब 4 महीने का समय आया तो उन्होंने झूठे रूप से झुंझुना पकड़ाने का लोगों को काम किया, जो कि इनकी कहीं पे दिखाई नहीं थी, और किस प्रकार की झूठी गारंटी और वादे इन्होंने किए जिसकी पोल जनता के सामने खुल गई, सब जानते हैं। अगर कोई भी, पहली बात तो इनकी जितनी भी योजनाएं हैं, आप चाहे इनका चिरंजीवी देख लीजिए, आप चाहे इनका जो गैस सिलेंडर वाला है, वो सब हमारी ही योजनाएं जो इनकी लीता पोती करके इन्होंने देने का काम किया। और कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से जो राजस्थान को आर्थिक रूप से मृत्युशैया पर लाने का काम किया, उसको राजस्थान की जनता भूलेगी नहीं। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि आज राजस्थान में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस पर 65,000 रुपए का कर्जा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरीके से, और मैं पहले भी कह चुकी, भारतीय जनता पार्टी का 9.5 साल का शासनकाल रहा है कि हमने अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के बारे में चिंता की है, उसकी चिंता करते हुए हम कार्य करेंगे। हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं, हम संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, कांग्रेस की तरह तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते। तो हमारा उद्देश्य जो होगा वो लास्ट में यही होगा कि राजस्थान की प्रत्येक जनता तक प्रत्येक लाभ पहुंचे। उसको देखते हुए हम सारी योजनाओं को क्रियान्वयन करने का कार्य एकता जी, करेंगे। मेरा सवाल है, प्रधानमंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनने दीजिए, पेट्रोल की कीमतों की हम समीक्षा करेंगे। तो क्या होगी समीक्षा? पेट्रोल सस्ता होगा राजस्थान में? जी बिल्कुल, मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहूंगी राजस्थान की तमाम जनता को कि पेट्रोल और डीजल राजस्थान में भी सस्ता किया जाएगा। क्योंकि मैं एक यहाँ पर सबको करेक्ट करना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस और सरकार बार बार हमारे पर झूठा आरोप लगाती रही कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल महंगा कर रखा है। मैं आपको बता दूंगी कि जिस प्रकार से जो हमारे जो एक्साइज ड्यूटी है वो सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं है, वो हमारी हरियाणा के लिए भी है, गुजरात के लिए भी है, सेम हमारी एक्साइज ड्यूटी है। और आपको यकीन नहीं होगा, हमने कोरोना काल में 3 बार एक्साइज ड्यूटी कम करने का काम किया, लेकिन गहलोत सरकार ने 1 रुपया भी वैट के ऊपर कम नहीं किया। आप ताजुब करेंगे कि जो भाजपा के केंद्र शासन में जो राज्य हैं, 15-16 राज्य हैं, उनमें जो वैट है वो पूरे 5 साल में 32,000 करोड़ रुपए वसूला गया है। वहीं पे कांग्रेस के 2 साल के शासनकाल में 35,000 करोड़ रुपए वैट के नाम पे वसूला गया है। तो कांग्रेस की गहलोत सरकार जो थी, उन्होंने जनता को लूटने का, कसोटने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही पेट्रोल डीजल के दामों में भी कमी की जाएगी। जी श्याम जी, अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी अब एक निवर्तमान सरकार की स्थिति में आ गई है, अगर पार्टी के 3 स्तरों की बात करें, एक शीर्ष स्तर जिसको हम कॉमन आम बोलचाल में हाईकमान कह देते हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनकी जो पूरी टीम है। दूसरी प्रदेश स्तर पर नेतृत्व, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चाहे सचिन पायलट का दूसरा धड़ा कह लें, और एक विधायक और कार्यकर्ता स्तर पर जो तीसरा स्तर है। आपकी समझ में ये जो स्थिति बनी है कांग्रेस की, उसमें असली नाराजगी इन तीनों स्तरों में से किसके प्रति रही? शीर्ष स्तर पर, मध्यम स्तर पर, प्रादेशिक नेतृत्व पर, या विधायकों पर? देखिएगा गौरव जी, मैं तो कहता हूँ तीनों स्तर पर कमियां रही। राष्ट्रीय स्तर पर ये तय ही नहीं हो पा रहा था कि करना क्या है। लास्ट तक देखिएगा, हमारे अशोक गहलोत तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे, वो तो बगावत करके यहाँ रह गए, क्योंकि उनको तो और खड़गे साहब कौन से नंबर के हाईकमान है? 4थे नंबर के। पहले नंबर के सोनिया गांधी है, दूसरे नंबर के राहुल गांधी है, तीसरे प्रियंका गांधी है, और 4थे नंबर के, क्योंकि अशोक गहलोत जानते थे कि मैं 4थे नंबर का हाईकमान बन के करूँगा क्या, इसलिए बगावत की और रहे। और देखिए, सोनिया गांधी से माफ़ी मांगने के बाद भी उन्होंने वो अपना एरोगेंट पना, अपना तानाशाही पना छोड़ा नहीं, और लास्ट तक कहते रहे कि मैंने तो मानेसर वालों को सबको टिकट दिला दिया, लेकिन मेरे वालों को मैं टिकट दिलाने में सक्षम नहीं हुआ। जिसमें धर्मेंद्र राठौड़ की बात कर लें या फिर महेश जोशी की बात करें, 2 के कटे और शांति धारीवाल को टिकट दिलाने में सफल हो गए। अब अजय माकन केंद्र में है, और खड़गे साहब तो हमारे ऑब्जर्वर बन के आए थे, वो तो देख चुके थे सारे, लेकिन वो भी काम करने का जो तरीका होना चाहिए, निष्पक्षता से टिकट बांटने का जो सिलसिला होना चाहिए। बार बार अशोक गहलोत खुद कहते थे कि विधायकों के खिलाफ है विपरीत माहौल, उसके बावजूद सब विधायकों को टिकट दिया, केवल 12 विधायकों का और मंत्रियों का टिकट काटा गया। यदि 40 से 45 लोगों का टिकट काटा गया होता तो स्थिति परिवर्तित हो जाती, लेकिन नहीं, कि विधायकों की, देखिए वो कहते थे मुख्यमंत्री जी आपसे बैर नहीं और विधायकों की खैर नहीं। तो विधायक ही चुनाव लड़ने गए तो आप देखिए सब धराशायी हो गए। हुए इसलिए कि आपने क्षेत्र में
कि जिस तरह का वातावरण पैदा किया, पहली बार ऐसा लग रहा था कि सरकार की जगह विधायकों की चलती थी। जिस प्रकार की ट्रांसफर पोस्टिंग का जो कुछ सिलसिला हुआ, और मुख्यमंत्री जी ने तो खुद ने, जब ये डोटासरा जी शिक्षा राज्य मंत्री होते थे, पूछा था भाई तबादलों में कुछ चलता है क्या, तो शिक्षकों ने क्या कहा था। तो वो माहौल जिस तरह का बना, नहीं, पर प्रश्न ये उठता है ना कि मुख्यमंत्री गहलोत जो है वो अक्सर कहा करते थे कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो क्या विधायकों ने मांगने में कोई कमी रख दी, आम जनता तक वो राहत पहुंचाने में कमी रख दी? देखिए गौरव जी, ये काम मुख्यमंत्री का होता है क्या? जो काम एक मंत्री स्तर का काम होता था वो मुख्यमंत्री दूंगा तो मुख्यमंत्री दूंगा। मुख्यमंत्री तो शासन में एक अच्छी नीतियां बनाने का काम करना चाहिए, उसको बहुत बड़े काम करने चाहिए। वो छोटे छोटे काम में, अगर सड़क दूंगा तो मैं दूंगा, एक हॉस्पिटल दूंगा तो मैं दूंगा, कुछ भी दूंगा तो मुख्यमंत्री देगा। तो ये जिस तरह का ओरा परिवर्तित हुआ, पहले संगठन बड़ा होता था, मुख्यमंत्री बड़ा हो गया। ये कारण संगठन अगर कमजोर हो जाता है तो मुख्यमंत्री जी जो आप आज करके गए हो वो कल आपको याद करेगा संगठन, कि आपने बढ़ने दी संगठन। तो इसलिए मैं कहता हूँ बीजेपी क्यों स्थिति में ठीक ठाक है, उसने संगठन को मान्यता दी, संगठन का व्यक्ति काम करेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जब चीजें कि जिस प्रकार का माहौल में दोनों में परिवर्तन है, पहले कांग्रेस का संगठन मजबूत होता था, अब कांग्रेस का संगठन 2.5 साल पहले तो खत्म ही कर दिया गया था, उसके बाद बनने ही नहीं दिया। तो जो धड़ेबाजी जो देखेगा, बार बार ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री है तो सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। तो देखिए सामूहिक कैबिनेट के निर्णय किस प्रकार से होते थे, आप देखिए शुरुआत में तो कैबिनेट ही 1.5 साल तक नहीं हुई थी। तो आपका अगर उप मुख्यमंत्री बना दिया, और मैं देखा था पहली बार राजभवन में 2 कुर्सियां लगी थी, उप मुख्यमंत्री की और मुख्यमंत्री की। इसका मतलब है कि समर्थकों में मंत्री बनाए गए थे। तो आपने देखा था किस तरह का माहौल था। तो माहौल में जो परिवर्तन करने की जरूरत है, जो बीजेपी, मेरे को मानना है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये करेंगे, जो कह के आए। तो आप लोकसभा का चुनाव है, आप अच्छा मतों के लेने के लिए ये निर्णय करने की स्थिति में है, हमारी तो करना बातचीत जारी रहेगी। इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी निधीश गोयल। निधीश, एक बार फिर से जनादेश में आपका स्वागत है। थैंक यू सभी का, आपका बहुत धन्यवाद, दूरदर्शन का धन्यवाद। आप देख रहे हैं जनादेश 2023 और इस समय हमारे साथ झुंझुनू से राजेंद्र कुमार सिंधी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आइए जरा उनसे हम फोन इन बात कर लेते हैं। नमस्कार राजेंद्र जी, झुंझुनू के क्या समाचार? झुंझुनू में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें अभी तक 6 का परिणाम घोषित किया जा चुका है, जिनमें 4 कांग्रेस ने जीती हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। एक उदयपुर वाटी का मुकाबला निकटतम से चल रहा है, जिसमें मशीनों की काउंटिंग में तो 400 कुछ वोटों से भगवान आराम सैनी कांग्रेस के जीत चुके हैं, लेकिन बैलेट पेपर की गिनती चालू है। अब उनके ऊपर निर्णय बताएगा कि किसकी जीत, किसका चेहरा बनता है। ठीक है, अभी जो स्थिति निकल करके सामने आ रही है, मतलब बहुत कम समय बच गया है जब तक ये स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है, आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मुश्किल से आधे घंटे में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, जैसा कि अनुमान है। हम वहीं खड़े हैं, तो ऐसा अनुमान है कि आधे घंटे में उदयपुर वाटी का भी रिजल्ट आ जाएगा। ऐसी कोई बात झुंझुनू में, जिस तरीके से तिजारा में ईवीएम के बारे में आया, ऐसी कोई बात झुंझुनू में नजर आई? नहीं सर, ऐसी कोई नजर नहीं आई। शांतिपूर्ण मतगणना चल रही थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। और वहां पर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, ऐसी कोई बात कि किस तरीके से झुंझुनू में जोशो खरोश देखने को मिल रहा है, माहौल देखने को मिल रहा है? यहाँ ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलने से जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कुछ निराशा सी उत्पन्न हुई है, क्योंकि टिकट वितरण में भी कुछ गड़बड़ हुई थी। इस चक्कर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ज्यादा जोश नजर आया। चलिए राजेंद्र जी, आपके पास में फिर से लौटेंगे और आपके पास में और अपडेट्स जानेंगे। आज एकता जी, यहाँ पर जो अभी एक बात जो है, जो कही राजेंद्र जी ने कि टिकट वितरण में थोड़ी सी एक गड़बड़ देखने को मिली, जिस तरीके से उन्होंने झुंझुनू की बात की, ये बात हम सुबह से कई बार हम लोगों ने की। एक बार आपसे भी इसको लिए जानना चाहेंगे, 2013 में जब सीट्स भाजपा को आई वो 160 प्लस आई, कांग्रेस के पास में 20 प्लस आई, यानी कि गैप जो है वो 140 सीट का रहा। इस बार भी गैप है, लेकिन उतना नहीं है, ये गैप बहुत कम है। तो ये गैप बढ़ सकता था यदि संगठन में थोड़ा सा और काम किया जाता है, या फिर टिकट वितरण में, जिसकी बात हमारे संवाददाता ने कही। आपका क्या कहना है एकता जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और इस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने में अगर किसी का योगदान है तो भाजपा के कार्यकर्ता अथक परिश्रम और श्रद्धा और समर्पण का योगदान उसमें रहा है जी। हाँ, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं हमारी जो चुनावी रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं कमी रही होगी, हमारी कुछ ना कुछ डिमांड्स जो हैं उसमें कमी रही होगी। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में चुनाव एक खूबसूरती होते हैं,
और इस खूबसूरती में राजस्थान का जो हमारा भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता है उसकी हो सकता है कि कहीं ना कहीं पार्टी की विचारधारा के साथ साथ चुनाव लड़ने की इच्छा हो और वो बहुत ही तार्किक ढंग से भाजपा में टिकट मांगने का काम कार्यकर्ता करता है, उसने किया होगा। अगर इसमें कोई कमी रही है तो मुझे लगता है कि हम चुनावों के बाद, क्योंकि हम अपूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं, हम चुनावों के बाद इसकी समीक्षा करेंगे और उसमें कहां कमियां रही उसकी हम समीक्षा करते हुए अपनी अगली रणनीति की ओर इस पे ध्यान रखेंगे। चलिए, बढ़िया है कि समीक्षा बैठक भी चलेगी और आपके यहाँ जिस तरीके से चंदन बैठक का कार्यक्रम होता है कि जो कार्यकर्ताओं ने काम किया है उस काम के लिए भी उनको परिणाम, उनको फल दिया जाए। तो उसके पहले हम लोग जरा बिग ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ब्रेकिंग अपडेट्स आपके लिए है, दर्शकों के लिए। जरा उसको एक बार देख लेते हैं और हम लोग आपको बताते हैं। जनादेश 2023 देख रहे हैं आप राजस्थान डीडी न्यूज पर। आइए अपडेट्स ले लेते हैं। बिग ब्रेकिंग आपके सामने यहाँ टेलीविजन स्क्रीन पर। करौली से भाजपा के दर्शन सिंह जीत चुके हैं। करौली से आसीन से भारतीय जनता पार्टी के जब्बर सिंह सांखला विजयी घोषित हुए हैं। बायतू से आरएलपी के उम्मीदवार बेनीवाल जीत चुके हैं। बायतू से आरएलपी। बिग ब्रेकिंग। इसके अलावा ब्यावर से भारतीय जनता पार्टी के शंकर सिंह रावत चुनाव जीत गए हैं। चौहटन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से आदूराम मेघवाल विजयी घोषित किए गए हैं। उधर तारानगर से कांग्रेस के नरेंद्र बोढ़ानिया जीते हैं, उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को हराया है। और बिग ब्रेकिंग अगली है, भाजपा के राजेंद्र राठौड़ हारे हैं। ये बात आपको बताया है कि कद्दावर नेता भाजपा के रतनगढ़ से कांग्रेस से पूसाराम गोदारा विजयी घोषित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अविनाश महर्षि चुनाव हार गए हैं। इसी सीट की ये बात हो रही है। बिग ब्रेकिंग आप लोगों के सामने। सरदार शहर से कांग्रेस के अनिल शर्मा को जीत हासिल हुई है। कामा से कांग्रेस के जाहिदा खान चुनाव हार गई हैं। ये भी एक बड़ी खबर है। भाजपा के नौक्षम चौधरी को विजय हासिल हुई है। भाजपा के नौक्षम चौधरी एक बड़ा चेहरा इस इलेक्शन में। नगर से भारतीय जनता पार्टी के जवाहर सिंह चुनाव जीत गए हैं। और अगली ब्रेकिंग आपके लिए, कांग्रेस के वाजिब अली को पराजय का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के वाजिब अली। भीख कुमेर से भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर शैलेश सिंह जीते हैं। यहां विश्वेंद्र सिंह भी चुनाव मैदान में थे। जी, कांग्रेस के विश्वेंद्र सिंह को, जिसकी बात की गौरव ने हमारे साथ ही, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है इसी विधानसभा सीट से। भरतपुर से लोकदल के डॉक्टर सुभाष गर्ग को जीत हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी के विजय बंसल चुनाव हार गए हैं। बिग ब्रेकिंग आपके लिए, नदबई से भाजपा के जगत सिंह को जीत हासिल हुई है। नदबई से भाजपा के जगत सिंह को। कांग्रेस के जोगिंदर सिंह हवाना चुनाव हार गए हैं। और बयाना की बात करें तो भाजपा के बच्चू सिंह बंशीवाल जीते हैं। बयाना की हम बात कर रहे हैं। बिग ब्रेकिंग। कांग्रेस के अमर सिंह जाटव चुनाव हार गए हैं। यहां से वैर से भाजपा के बहादुर सिंह कोहली को जीत हासिल हुई है। वैर से। और वहां से कांग्रेस के भजनलाल जाटव चुनाव हार गए हैं। और यहां अभी बिग ब्रेकिंग के बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और श्याम जी के साथ में हम लोग चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में श्याम जी जुड़े हुए हैं। श्याम जी, जब चीजें आती हैं, अब देखिए आप तेलंगाना की अगर हम बात करें तो वहां पर कांग्रेस को एक बड़ा मेजोरिटी जो है वो हासिल हुई है। लेकिन अपार्ट ऑफ तेलंगाना, मध्य प्रदेश में भाजपा खुद नहीं बोल रही थी कि 150 से ज्यादा सीटें आएंगी। उनकी 160 प्लस हो रहा है। छत्तीसगढ़ में तो इनको और भी सरप्राइजिंग मिला है। ये लोग कह रहे थे सुबह ही, जो भूपेश बघेल कह रहे थे कि 75 प्लस सीट्स आएंगी। टीएमसी वो उनके जो है वो भी कह रहे थे कि 75 आएंगे, लेकिन बहुत कम हो गया। राजस्थान में भी 115 सीट तक आना, यानी कि तीनों स्टेट्स में। तो ये जनता के लिए अपेक्षाओं की भी एक बड़ी बात आ जाती है। संभावनाएं भी तलाशनी पड़ेंगी काम करने के लिए, बहुत है। लेकिन दीदी, जिस प्रकार से राजस्थान गए, मध्य प्रदेश गए, छत्तीसगढ़ गए, आप फ्री बांटने की बात तो करते हो जी, और रजिस्ट्रेशन करके बांटने की बात करते हो। गरीब को देना है तो आप आराम से दीजिए, रजिस्ट्रेशन करके। गरीब कह करके गरीब को देना चाहते हो। और देखिए, देते कब हो, बजट एक अप्रैल से लागू होना चाहिए। आप उस वक्त नहीं देते हो, उनसे पहले रजिस्ट्रेशन कराते हो, फिर अगस्त सितंबर से देना चाहते हो। उसके बाद आपके चुनाव आ जाते हैं तो लगता है कि हम दे रहे थे। आप देखिएगा, अब मुख्यमंत्री जी का चिरंजीवी योजना थी जी, अब 10 लाख का ही था बीमा। अब देखिए, जब बाद में आते आते जब दोहा के चुनाव आने वाला है विधानसभा का 25 लाख और फिर उसके बाद 50 लाख। ये तरीका अब दिया किसी को नहीं, आपने केवल कहा करा हमने। तो देखिएगा, जिस प्रकार से आप देना चाहते हो तो बजट की घोषणा होती है और आप देखिए आप क्या दे रहे हो। पैसा तो हम प्रीमियम का देना पड़ता है ना, एक आप तो सबको तो दे नहीं रहे हो, प्रीमियम का पैसा देना पड़ता है। प्रीमियम का पैसा जो नहीं देगा
उसको लाभ नहीं मिलेगा, तो सबको लाभ कहाँ मिला? मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से कहने वाली बातें थी, और श्याम जी, देखिए अब इन योजनाओं का भविष्य आप क्या पाते हैं? क्या आपको क्या लगता है कि क्या अब इन योजनाओं का भविष्य रहेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा जो जनहित की योजनाएं हम उसको बंद नहीं करेंगे, तो प्रधानमंत्री जी अगर गारंटी दे के गए हैं तो प्रदेशवासियों को फिर चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री तो जो कुछ करते थे कि अब अगर डबल इंजन की सरकार बन गई है और कमी बेसी आएगी तो केंद्र से हमको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। अब हम ERCP का मुद्दा जो उलझा हुआ था, देखिए मैं देख रहा हूँ पूरी राजस्थान में भरपूर झोली भर के दिया है इस बार। तो झोली जब भर के दिया है तो प्रधानमंत्री जी को लगेगा, जब देखिए 2018 में झोली नहीं भरी थी, पूर्वी राजस्थान सफा कर दिया था, अब आपको झोली भर के जब मिला है तो प्रधानमंत्री जी उदार मन से कहेंगे जो कमियां होगी उसको पूर्ति करके 13 जिलों का जो पानी का मुद्दा है वो सोल्व होगा। और इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है? लोकसभा का जब चुनाव होगा उससे पहले पहले कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सुखद मिलेगी राजस्थान को, जो आने वाला समय में आपको एक नया ऊर्जावान राजस्थान, एक नया राजस्थान देने के जो वादा मोदी जी ने किया है और अमित शाह ने उसका समर्थन करते हुए सब चीज़ हुई है, तो मैं मान के चाहता हूँ एक यहाँ का भविष्य अच्छा होने वाला है। और प्रधानमंत्री जी हमारे साथ है तो फिर इस प्रदेश का कैसे कुछ गड़बड़ हो सकती है? तो मैं मान के चलता हूँ इस प्रदेश को ऊंचाइयाँ भी मिलेगी, और जो नए जिले बने हैं, जो मेडिकल कॉलेज अब तक नहीं है, नए मेडिकल कॉलेज भी आएंगे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए कि आप देखिएगा जिले तो बना गए, बजट रख के गए नहीं मुख्यमंत्री जी, 3 नए संभाग बना दिए। तो ये सब चीजें हैं, एक सुनहरा राजस्थान, अच्छा राजस्थान बने। इस समय हम लोग थोड़ी सी और बात में आगे बढ़ाने वाले हैं। चुनाव, केंद्र के चुनाव की बात करें तो श्याम जी, इस समय जो है बहुत ज्यादा नहीं है, अगले 4-5 महीनों में जो है वो चुनाव भी होंगे, उससे पहले हम लोग बात करेंगे बजट की भी। तो फिर ये जो 5 महीने हैं, इसमें जनता को क्या संदेश दिया जाएगा, वो भी थोड़ी सी हम लोगों को देख लेना पड़ेगा। निधि जी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबसे पहले तो हम पेट्रोल की समीक्षा होगी, और समीक्षा होगी तो 12 रुपए प्रति लीटर राहत मिलने वाली, पहली कैबिनेट की बैठक में ये फैसला होगा। श्याम जी, एक बार सीपी जोशी जो है वो लाइव है भाजपा कार्यालय से, जरा उनको सुन लेते हैं हम लोग जी। में भी मैं सबका विशेष रूप से आभार प्रकट करते हुए राजस्थान की जनता जनार्दन, जिनका भरपूर स्नेह समर्थन आशीर्वाद मिला, उन सबको वंदन अभिनंदन करते हुए, और आपका भी सभी मित्रों का, जिनका इस पूरे चुनाव के दौरान आप सबका खूब सहयोग मिला, आपका भी मैं हृदय की गहराई से एक पार्टी परिवार का कार्यकर्ता होने के नाते इस विशाल। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जो कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त कर रहे थे। इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोतीलाल जी मीणा। मोतीलाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ आज के इस जनादेश 2023 में। इस अब तक के जो सुबह से आप चुनाव का जो परिणाम देख रहे होंगे, और आपने पूरी तरह से विश्लेषण भी किया होगा। आपके प्रदेशाध्यक्ष इस समय अपने जगह पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 115 सीटों पर आप सुरक्षित हो चुके हैं। क्या कारण मानते हैं इस प्रचंड जीत का, इससे भरपूर स्पष्ट जनादेश के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजस्थान में नहीं, पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर एक ऐसा लोकतांत्रिक संगठन है जिसका कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य करता है जी, और एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है जी। भारतीय जनता पार्टी का ये भी नहीं है कि सिर्फ सत्ता प्राप्त करना है लक्ष्य हो, और जितनी भी पार्टियां हैं उन पार्टियों का एक ही लक्ष्य होता है कि वो कैसे भी करके एन कैन प्रकरण कैसे भी करके सत्ता प्राप्ति करें। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के साथ साथ देश के नागरिकों को जागृत करना, समाज को जागृत करना, समाज का विकास करना, देश का विकास करना, देश को संगठित करना, और देश को संगठन में पिरोकर देश का विकास करते हुए, जनता की सहायता करते हुए, जनता की सेवा करते हुए देश को परम वैभव पे पहुंचाना, विश्व के अंदर देश की गरिमा को बढ़ाना, इस प्रकार का लक्ष्य लेकर कार्य करती है। पिछले बार राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की सरकार थी, ये 5 साल तक लगातार तुष्टीकरण की नीति पर चलती रही, और इस सरकार का एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी करके, और हम यहाँ के जो राजस्थान के जो दलित बंधु हैं, आदिवासी हैं और माइनॉरिटी के लोग हैं, उनकी भावनाओं को भड़काते रहें और राजस्थान के ऊपर राज करते रहें। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अब राजस्थान की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में जागृत हो चुकी है, और जिस प्रकार का भ्रम देश की आज़ादी के बाद से कांग्रेस पूरे देश के अंदर और राज्यों के अंदर फैलाती आई है कि जैसे ही चुनाव आते हैं, चुनाव के टाइम पर आकर
इनके स्लीपर सेल इन 3 वर्गों के अंदर विशेष रूप से जाते हैं। किसी को आरक्षण के नाम से भड़काते हैं, किसी को सांप्रदायिक दंगों के नाम पे भड़काते हैं, किसी को कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का राज आ जाएगा तो आपको देश को छोड़ना पड़ेगा। और ऐसी जो बातें करके ये सत्ता प्राप्त करते रहे हैं। मोदी जी ने पिछले कार्यकाल के अंदर भारत के अंदर एक सुशासन का राज्य स्थापित करके और राजस्थान ही नहीं पूरे देश की जनता का ये भ्रम दूर कर दिया है। जी। अब राजस्थान की जनता, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है और उसका ये परिणाम निकला है कि आप देखिए कि SC ST और सारे समाजों के राजस्थान के भाइयों ने, आप देख रहे हैं, मेवाड़ से, बागड़ से, जी। ढूंढाड़ से, जी। ब्रज से, शेखावाटी से, मारवाड़ से, हाड़ौती से, सभी जगह से राजस्थान भर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिनको हमने विश्वास जताया था वो चुनाव जीत समर्थन कर दिया और इसी को आपसे सबका बातचीत साथ जारी सबका रहे। विकास भी कहते हैं और इसी की बात मोदी जी करते भी है कि सबका साथ जी। सबका विकास सबका सबका साथ, सबका विश्वास। विकास। हमारे पास और कुछ बिग ब्रेकिंग्स कुछ आ गई है, नई जी, अपडेट्स हमारे हमारे सामने। पास में। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। इस समय हमारे पास फ्लैश आ रहा है कि नागौर से भारतीय जनता पार्टी की ज्योति मिर्धा, जिन्होंने अभी हाल ही में पार्टी छोड़ी थी, हार गई हैं, जहां कांग्रेस के हरेंद्र मिर्धा जीत चुके हैं। और खींवसर से RLP के हनुमान बेनीवाल जीत चुके हैं। ये परिणाम हमारे सामने है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोद भाजपा के रेवत राम को उन्होंने हराया है। भाजपा के रेवत राम हारे इसी सीट से। जी। जायल से भारतीय जनता पार्टी की मंजू बागवार जीत चुकी हैं, ये चुनाव जीत गई हैं। कांग्रेस की मंजू मेघवाल चुनाव हारी हैं। आगे की अगर हम बात करें बिग ब्रेकिंग में, तो डेगाना से भाजपा के अजय किलक को विजय हासिल हुई है। डेगाना से कांग्रेस के विजयपाल मिर्धा इस चुनाव में पराजित हुए हैं। मेरठा सिटी से भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण कलरू जीत गए हैं। बिग ब्रेकिंग आपके सामने। यहीं से RLP की इंदिरा बावरी हारी हैं। डीडवाना की बात करें तो निर्दलीय यूनुस खान को जीत हासिल हुई है। पहले कभी ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के चेतन डूडी को हार हासिल हुई है। लाडनू से कांग्रेस के मुकेश भाकर चुनाव जीत गए हैं। यहां भाजपा के करणी सिंह चुनाव हारे हैं। नावा की बात करें तो भाजपा के विजय सिंह चौधरी को जीत हासिल हुई है। नावा से भाजपा के विजय सिंह चौधरी को जीत हासिल हुई है। और यहीं की अगर सीट की बात करें, कांग्रेस के महेंद्र चौधरी ये पराजित करे हैं। मकराना से कांग्रेस के जाकिर हुसैन गैसावत चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सुमिता भीचर चुनाव हारी हैं। बिग ब्रेकिंग में आपके सामने लगातार परबतसर से कांग्रेस के रामनिवास गावड़िया को विजय प्राप्त हुई है। भाजपा के मान सिंह यहां पराजित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के करणी सिंह चुनाव हारे हैं। यहां से चलिए हम आगे बढ़ेंगे और ये बिग ब्रेकिंग आपके सामने लगातार थी। अपडेट्स लगातार आपके सामने मिलते रहेंगे। राजस्थान डेली न्यूज दर्शकों के लिए जनादेश 2023 एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। हमारे सामने यहां भाजपा प्रवक्ता के रूप में मोतीलाल जी मौजूद हैं। मोतीलाल जी, 115 सीट ये बहुत होती हैं, कम नहीं होती है, लेकिन क्या आपको यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि 55% का आपने आंकड़ा छुआ है, लेकिन अगर थोड़ा कहीं कमी रह गई तो 135 का आंकड़ा भी टच कर सकते थे? इस समय हमारे साथ फ्लैश है कि बाबा बालकनाथ योगी भारतीय जनता पार्टी के तिजारा सीट से चुनाव जीत गए। इमरान खान कांग्रेस के वो चुनाव हार गए हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग है और कहा तो ये भी जा रहा है कि बाबा बालकनाथ को दिल्ली तलब कर दिया गया है और जैसे ही इसकी सूचना हमें आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त होगी आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो बात हम लोग कर रहे थे भाजपा प्रवक्ता से, तो क्या थोड़ी कमी रह गई? इसकी कहीं गुंजाइश आपको लगती है कि कुछ होता तो 135 टच कर जाते जैसा मध्य प्रदेश में हुआ? निश्चित रूप से ये जो परिणाम है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। राजस्थान की जनता की सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने दिया है। लेकिन जिस प्रकार से हमारी तैयारी थी और जिस प्रकार से हमारा फीडबैक था, उस हिसाब से मैं मानता हूं कि ये जो 115 का जो आंकड़ा हमको मिला है ये हमारे हिसाब से कम है। हमारा प्रयास और हमारा जो टारगेट था, कमी रह गई, कहाँ रह गई? मैं समझता हूं कि हमारी कहीं ना कहीं जो हमारा जो चुनाव का जो कहीं ना कहीं संचालन का जो कार्य रहा वहां पर हम कई जगह पर समीकरणों को सही ढंग से उसका हम फायदा नहीं उठा पाए। अच्छा। और कहीं जगह थोड़ा सा इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो टिकटों का जो हमारा वितरण हुआ था उसमें कुछ हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने
काफ़ी समय से, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्य कर रहे थे जी। और उन कार्यकर्ताओं को, क्योंकि टिकट तो एक ही मिलना था, एक एक जगह से सबको चलिए, पता बहुत था स्पष्टता से। कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और एक एक जगह से 10-10, 12-12 कार्यकर्ता हमारे टिकट चाह रहे थे। टिकट एक को ही देना था, तो कई जगह कार्यकर्ताओं को हम संतुष्ट नहीं कर पाए। उसकी वजह से कम हमको 5-7 सीटों पर इसका थोड़ा नुकसान मैं समझ रहा आपको लेना पड़ा। हूँ। बहुत अन्यथा स्पष्टता के हमारा साथ में। आंकड़ा जो था वो लगभग 135 से पार जाने का था। राजस्थान की जनता ने निश्चित रूप से निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है और 115 का आंकड़ा जो मिला है वो कम नहीं है। जीत तो जीत होती है। हम राजस्थान की जनता की जो भावनाएं हैं उनको पूरी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से प्रयास करेगी। जी मोतीलाल जी, आपकी पार्टी के ऊपर अक्सर मुख्य रूप से जो आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी है वो आपके ऊपर अक्सर आरोप लगाती है ध्रुवीकरण का, और इसके लिए उदाहरण के तौर पर हमारे पूर्व में कुछ प्रवक्ता भी बोल करके गए कि राजस्थान में इस बार संतों और महंतों को, अगर हम बात करें तो जैसलमेर से लेकर के जयपुर तक और जयपुर से लेकर के अलवर तक यहाँ पे संतों और महंतों को टिकट दिया गया जिनको पहली बार चुनाव लड़वाया गया। क्या इस तरह से संतों और महंतों को राजनीति में बार बार कई जगह पर उतारना क्या उनकी इस धारणा को पुष्टि नहीं करता? देखिए, और यहाँ पर एक बिग ब्रेकिंग आपको दे देते हैं कि अगर हम रुझानों से अलग परिणाम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 100 सीट जो है वो जीत चुकी है। वो जीत चुकी है, यानी कि शतक प्राप्त कर लिया है। परिणाम की अगर हम बात करें, ये एक बड़ी बात है अभी के इस चुनाव के संदर्भ में। यानी स्पष्ट बहुमत जो है, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। स्पष्ट बहुमत जो है वो पूरी तरह से मिल चुका है। अब इसके ऊपर जो होगा वो सरप्लस होगा। एग्जैक्टली, और सरप्लस भी जरूरी था जिससे कि कभी कोई दिक्कत नहीं आए, किसी तरीके के लोगों पर टिकना नहीं पड़े। और जो श्याम जी जो बात कर रहे थे गौरव कि निर्दलीयों के भरोसे टिकी हुई थी और बार बार जो है वो चुनाव प्रबंधन, सीटों का प्रबंधन और सरकार का प्रबंधन करना पड़ा। तो खैर आगे बढ़ेंगे हम लोग, और इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से के बाद में हमारे पास में एक और जो है वो कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, भीमराज जाखड़ जी। भीमराज जी, स्वागत है आपका दूरदर्शन स्टूडियो में। कहाँ कमी रह गई? इतनी योजनाएं, चिरंजीवी योजना की बात है, ओपीएस की बात है, इतनी सारी गारंटियों की बात है, इतना बड़ा चेहरा है, इतना बड़ा प्रबंधन है, लेकिन फिर भी चूक गया। सर, भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में पर जनता माई बाप होती है और जनता का जनादेश होता है, वो स्वीकार करना होता है। और कहीं हमारे संगठन के अंदर या सत्ता के अंदर कोई कमी रहेगी तो हमने समीक्षा करने की हमारी कमेटी बनेगी और समीक्षा करेंगे। कहीं रहेगी, भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है, वो सरकार चलाएं और बहुत अच्छी बात है। क्रेडिट देंगे भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने बेहतर किया। भारतीय जनता ने किया सर, देश की राजस्थान की जनता ने किया बढ़िया, और उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनको आज मैंडेट मिला है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा करता हूं कि वो राजस्थान के किसानों, मजदूरों, नौजवानों और छात्रों, महिलाओं का ध्यान रखें। आपसे ये पूछ रहे भीमराज जी की अपने प्रबंधन में कमी रही या सामने वाला बेहतर कर गया? सर, हम तो इसके अंदर अभी इसके अंदर कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि समीक्षा के बाद ही कोई फाइनल चीज कही जाएगी। अभी इसके अंदर कहना चाहते हैं। इसमें हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अब क्योंकि चुनाव परिणाम तो पूरी तरह से सामने आ चुका है और आप ये कहते हैं कि हम चुनाव के हार के कारणों की समीक्षा करेंगे और तभी आपके सामने आएगा, लेकिन राजस्थान की जनता के सामने पिछले कुछ समय से, चाहे आज से नहीं 2-3 साल से, हमारे सामने एक ऐसा पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है जिसमें बच्चे को स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी रही, आपको पहली बात तो ये क्या स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस में गुटबाजी रही, और अगर रही तो उसका इस चुनाव परिणाम पर क्या असर रहा? क्या आप इसमें भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? सर जी देखियो, पहले गुटबाजी रही, अभी इसके अंदर पिछले 1-1.5 साल से कोई गुटबाजी नहीं थी। तो मनमुटाव थे वो सब दूर कर लिए गए और सब ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। पर आज के दिन जो मैंडेट मिला है और जो हमें जनता ने कहा है, जनता ने दिया है, जनता का आदेश सिर माथे होता है लोकतंत्र के अंदर, तो बस यही है। और अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात है नहीं। अब भीमराज, एक आपने जो कहा कि 1-1.5 साल से कोई गुटबाजी नहीं हुई है, ये प्रश्न मैं आगे हमारे भाजपा प्रवक्ता के पास भी लेकर के जाऊंगा, क्योंकि सचिन पायलट ने जब ये बात कही थी कि भाई चाहे कुछ भी हो लेकिन शब्द जो है वो एक बार निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं। तो घाव तो लगे हुए थे और घावों पर नमक जो है वो भी कई बार अलग अलग तरीके से छिड़का गया था। तो उन घावों का परिणाम ये हुआ है कि जो वोट जो है वो बट गए, और बटे हुए वोट के कारण से, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे ये
मामला सामने आएगा, पता लगेगा कि कौन कितने अंतर से जो है वो चुनाव हारा है, कितनी सीटें 500 वोट के अंतर से, 1000 वोट के अंतर से हारी जीती गई हैं, समीकरण कैसे हुए हैं। भीमराज जी, मेरे से सवाल जी। इसके लिए सर मैं आपको अभी आपको अवगत करवाया था कि जो हमारी कमेटियां बनेगी, कमेटी बन के हमने मीटिंग रखी है 6 तारीख को दिल्ली में, केंद्रीय नेतृत्व है, तो वो सर उसमें के अंदर समीक्षा की जाएगी, कहाँ का क्या क्या कमियां रहेगी, कोई टिकट के अंदर कमी रह गई, कोई कार्यशैली में कमी रही है, तो उन बातों पर सर जी सबसे समीक्षा की जाएगी, ताकि इस तरह की कोई पुनरावृत्ति न हो, दूसरे कहीं चुनाव हो तो वहाँ, तो ये इसका फाइनल। दूसरा चुनाव तो 2024 में आ रहा है। मोतीलाल जी, क्या अब कांग्रेस की गुटबाजी की तो आपने बात कर ली, क्या आपकी पार्टी में, क्योंकि जो बात हम कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं, हम देखिए हमारी बात नहीं कर रहे, हम राजस्थान के आम वोटर की, आम जनता की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी धड़ेबाजी अक्सर देखी जा रही थी और अलग अलग गुट आम जनता के सामने आ रहे थे। क्या आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में भी, क्योंकि अब उनको सत्ता संभालनी है, क्या आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सही है, एक छत के नीचे है और सब अनुशासन में है? मैंने देखो पहले भी कहा जी कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का संगठन है और यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता कभी भी कहीं बड़े स्थान पर पहुँच जाता है। मैं भी स्वयं एक प्रदेश महामंत्री के रूप में आपके बीच में बैठा हूँ। आज से 6 महीने पहले मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था और मैं छोटे छोटे बूथों पर पार्टी का कार्यकर्ता था। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं मानता हूँ कि मानव स्वभाव होता है, हर मानव ये चाहता है कि मैं बड़े से बड़े पद पर पहुंचूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे संगठन का जो हमारा जो केंद्र का नेतृत्व है उस पर सबको भरोसा है और जिस प्रकार से केंद्र का नेतृत्व हमारा, जिस प्रकार से उनको सबको बिठाकर सारी चीज़ें समझाकर एकजुट करता है, उस प्रकार से हम सभी समझ जाते हैं। ठीक, धड़ेबाजी होना राजनीतिक दल में कोई नई बात नहीं है, अलग अलग प्रकार के धड़े होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय सारी एकजुट है और एकजुट होकर सबने एक मुखी होकर हम राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, हमें भारतीय जनता पार्टी मैनेज करना जानती है, चुनाव लड़े। मोतीलाल जी, ये बात अब तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आपको 115, क्योंकि 100 सीटें तो आप जीत घोषित हो गई है और 115 सीटों पर आप बिल्कुल सुरक्षित है। अगर आपकी 90-95 सीटें आई होती तो भी क्या आप यही बात कहते? ये बात को गौरव आगे लेकर के जाएंगे, लेकिन कुछ बिग ब्रेकिंग्स हमारे सामने है। पहले हमारे दर्शकों के साथ में हम वो साझा कर देते हैं कि क्या अपडेट्स और कुछ सीटों के बारे में हमारे पास में आई हैं, जरा उन पर एक नजर कर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग जनादेश 2023 राजस्थान डीडी न्यूज के दर्शकों के लिए, आइए एक नजर बिग ब्रेकिंग पर। इस समय के हमारे पास खबर है कि सरदारपुरा से अशोक गहलोत, जो वहां के स्थानीय जीत चुके हैं, लोहावट से भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र सिंह खीवसर जीत चुके हैं। शेरगढ़ से भाजपा के बाबू सिंह राठौड़ को विजय हासिल हुई है। शेरगढ़ से भाजपा के बाबू सिंह राठौड़, बिग ब्रेकिंग। ओसियां से भारतीय जनता पार्टी के भैराराम सियोल जीत चुके हैं। भोपालगढ़ की बात करें तो कांग्रेस की गीता बरवड़ ने जीत हासिल की है भोपालगढ़ से। जोधपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी के अतुल भंसाली चुनाव जीत गए हैं। और एक बार फिर बिग ब्रेकिंग आपके लिए अपडेट, सूरसागर से भाजपा के देवेंद्र जोशी को विजय प्राप्त हुई है। लूनी से भारतीय जनता पार्टी के जोगाराम पटेल चुनाव जीत गए हैं। बिलाड़ा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से अर्जुन लाल गर्ग जीते हैं। बिग ब्रेकिंग। बसेड़ी से निर्दलीय प्रत्याशी खिलाड़ी लाल बैरवा चुनाव हार गए हैं। भोपालगढ़ की बात करें तो कांग्रेस की गीता बरवड़ को जीत हासिल हुई है। लगातार आपको अपडेट्स जो हैं वो हम देते रहेंगे। जोधपुर शहर से भाजपा के अतुल भंसाली जीते हैं। ये बिग अपडेट्स आपको लगातार हमारे स्क्रीन के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो बड़ी अपडेट ये है कि 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, यानी कि शतक को प्राप्त कर चुकी है। और इसी के साथ में थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे कि कहां कहां पर चीजें कैसे कैसे बढ़ रही हैं, लेकिन जो बात हम अभी कर रहे थे उस बात को थोड़ा सा और आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि द पॉइंट यहां पर यही समझ में आता है कि जो गौरव भी कह रहे थे कि 90-95 सीट जो हैं वो अगर मिलती तब क्या होता, तब किसकी, क्योंकि हम सुबह भी ये बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो फिर वसुंधरा राजे सिंधिया, और अगर कांग्रेस की बात करें तो फिर अशोक गहलोत। शायद इनमें से कोई भी नेता नहीं चाहता था कि भाई 100, हालांकि नेता पार्टी के तौर पर चाहना चाहिए आपको, लेकिन महत्वाकांक्षा सबकी होती है कि 100 सीट के आसपास अगर हमें मिलेंगी तो हमारा चांस जो है वो ज्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खुश खबर रही कि 115 सीट उन्हें मिल रही है, तो फिर उनके पास में कोई समस्या वाली बात नहीं, चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर नाम चेहरा आगे नहीं लाना, ये क्या ये बताता है कि राजेंद्र सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत,
राजकुमारी दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, डॉक्टर सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, आपके पास में बहुत सारे नाम थे और ये नाम आपस में खींचातानी में लग जाते अगर कोई एक चेहरा या एक नाम पर आप सामने आकर के चुनाव लड़ते। यानी कि अंदर ही अंदर परेशानियां तो थी, लेकिन उन परेशानियों पर बात आगे ना बढ़े, जनता में परसेप्शन ना जाए, एक गलत बात जो है वो आगे परपेचुएट नहीं हो, इसके लिए मैनेज किया गया। लेकिन केवल मैनेज करना तो आपस में पार्टी में आत्मीयता बनाने का कारण नहीं होता। मोतीलाल जी, आपसे इस बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। देखिए, जो बात है नहीं उस पर चर्चा मैं करना मैं वैसे तो उचित नहीं समझता, क्योंकि अब हमारी 115 सीटें आ चुकी है, इसलिए 90 रहती 95 रहती उस पर क्या होता, वो एक तरह से मैं समझता हूँ कि वो चर्चा का विषय बड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि हमारे गुजरात के अंदर पहली बार जीते हुए व्यक्ति को हमने सीएम बनाया, पूरे मंत्रिमंडल को हमने चेंज किया, उसके बावजूद भी हमारी सरकार वहां पर चल रही है और अच्छी तरह से सरकार चल रही है, सफलता के साथ सरकार चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के 200 कार्यकर्ता चुनाव लड़े, 200 कार्यकर्ताओं में जितने भी कार्यकर्ता जीतेंगे उनमें से कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी हमारा विधायक है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता भी बड़ा बन सकता है और बड़ा कार्यकर्ता भी छोटा बन सकता है। मोतीलाल जी ने हमारे यहाँ पे संदेश दिया है कि ये ना पहली बार लड़ा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो देखते हैं आपकी बार की मुख्यमंत्री के चेहरे पे कौन आता है। हमारे साथ में हमारे साथी विकास सोनी भी इस समय जुड़ चुके हैं। विकास जी, आपका स्वागत स्टूडियो में एक बार फिर से। जी नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 3-4 घंटे से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में था और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो जीत का जश्न चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है उसको लेकर काफी कुछ जीत का जश्न चल रहा है। फिलहाल चर्चा जारी रखेंगे। बिग ब्रेकिंग ले लेते हैं विकास, हमारे पास बिग ब्रेकिंग्स आ गई हैं और जरा अपडेट्स जो है हमारे दर्शकों को बता दें कि क्या अपडेट्स हैं। अभी बिग ब्रेकिंग हमारे पास में क्या कुछ है, आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए जाने। नागौर के डीडवाना क्षेत्र का परिणाम रोका गया है। नागौर के डीडवाना कांग्रेस प्रत्याशी चेतन डूडी ने रखी रिकाउंटिंग की मांग। ये एक बड़ी खबर है आपके लिए। परिणाम रोकने से यूनुस खान के समर्थक हुए नाराज, क्योंकि पहले ऐसा चल रहा था कि यूनुस खान जीत गए हैं। बिग ब्रेकिंग। जी, रिटर्निंग अधिकारी के सामने जताया है विरोध। डीडवाना से बड़ी खबर मिल रही है। नागौर के डीडवाना क्षेत्र का जो परिणाम है उसको रोका गया है। कांग्रेस प्रत्याशी चेतन डूडी ने रखी है रिकाउंटिंग की मांग। जी, इसी कारण धीरे धीरे सामने आएंगे कि क्या कुछ है। इसी तरीके की बात जो है वो तिजारा में भी आई थी कि जब ईवीएम 2 ईवीएम नहीं खुल पा रही थी तो उसके लिए भी कुछ देर के लिए चीजें रोकी गई थी। लेकिन ये सब चीजें एक पार्ट ऑफ लाइफ है और ये चुनाव में लगातार चलता है। धीरे धीरे इसकी जो बातें हैं वो भी सामने आएंगी। हम थोड़ी सी बात यहाँ पर हमारे साथ में जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं उनसे और करना चाहेंगे कि अभी जो स्थितियां हैं उन स्थितियों के, हालांकि आपने कहा कि 6 तारीख को जब समीक्षा बैठक होगी उसके बाद में चीजें निकल के सामने आएंगी, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में एक निराशा का भाव तो भीमराव जी भरता है। तो उस निराशा के भाव को हटा करके एक बार फिर से उत्साह का संचार करने के लिए कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ये सब चीजें हटे। क्या ये तब हटेंगी जब हम नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना बंद करेंगे, जिस तरीके से कभी देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो बहुत ही अपमानजनक लगते हैं। देखिए सर, जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात है, कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आज भी हुई है। कोई बात नहीं है, सरकार आज के दिन हमारी नहीं रही और चुनाव हम हार चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रदेश की जनता, किसान और मजदूर नौजवानों के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता वैसे ही सेवा करता रहेगा और हम करते रहेंगे। रही शब्दों की बात है सर, शब्दों का जहाँ तक सवाल है मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शब्दों का जहाँ तक प्रयोग है तो मैं तो एक बार सवाल ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि शब्दों का प्रयोग स्टार्ट किसने किया, किस किस के लिए किया गया। क्या हम देश में महिलाओं का सम्मान करते हैं? कैसे देश की सबसे बड़ी पंचायत में महिलाओं के लिए क्या क्या बोला गया? जर्सी गाय का शब्द का, जर्सी गाय शब्द का प्रयोग किया गया। 50 करोड़ की विधवा कहा गया, किसी को पप्पू कहा गया, किसी को मूर्खों का सरदार गया। क्या वो सब जगह शब्द सही थे? यदि मतलब तो इन बातों का मैं ये कहना चाहता हूँ कि शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। बोलेगा तो डबल करके नहीं बोला, कभी जवाब नहीं दिया गया, कभी नहीं बोला गया उनके शब्दों को। ये तो अब जवाब आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी किसी के लिए गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया। इन्होंने प्रधानमंत्री जी को उठा के देख खूनी पंजा, रिकॉर्ड, मौत का सौदागर चर्चा जारी रखेंगे। जी, चलिए, रिकॉर्ड एग्जैक्टली बोलता है, रिकॉर्ड से परफॉर्मेंस बोलती है। नीतीश चर्चा जारी रखेंगे। भीमराव जी हमारे साथ नागौर से शफीक उस्मानी जुड़ चुके हैं। आइए जरा उनसे फोन इन बात कर लेते हैं। नागौर से शफीक उस्मानी जी,
नमस्कार शफीक जी। और हाँ जी बिल्कुल, मैं यहाँ एक अपडेट देना चाहूंगा कि Please. नागौर की जीरवाना विधानसभा सीट से जुड़ा है, जहाँ पे निर्दलीय यूनुस खान है वो आगे चल रहे थे। आखिरी राउंड तक की मतगणना भी पूरी हो चुकी थी और यूनुस खान ने 70,952 मत लिए थे और वो 2,392 मतों से लगभग जीत घोषित हो चुकी थी उनकी। लेकिन इसी बीच जो कांग्रेस प्रत्याशी है चेतन डूडी, वो मतगणना स्थल पहुंचे हैं और उन्होंने एक राउंड नंबर 6 की मतगणना की मांग की है, पुनर्गणना की जाए। इसको लेकर मतगणना स्थल पर जहां पे मतगणना हो रही थी उस रूम में भी हंगामा हुआ। यूनुस खान के समर्थकों ने भी आरओ जो कि जीतू कुलैरी है एसडीएम डीडवाना, उनका विरोध जताया था कि पुनर्गणना नहीं की जा सकती, जबकि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी अपडेट कर दिया गया है। आखिरी राउंड की मतगणना का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, उसके बाद अब पुनर्गणना के आदेश नहीं दिए जा सकते। ठीक है। और यूनुस खान भी पहुंचे थे मतगणना स्थल और अब दोनों प्रत्याशी आरओ के पास है। क्या कारण बताया गया शफीक जी? जो प्रत्याशी हैं जो हार घोषित कर दिया गया था, उन्होंने क्या कारण बोला, क्या कारण बोल करके कि किस लिए? देखिए कांग्रेस प्रत्याशी निवर्तमान विधायक जो कहे जा सकते हैं चेतन डूडी, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना था कि राउंड नंबर 6 में जो गणना हुई उससे लेकर वो संतुष्ट नहीं है। एजेंटों का उसमें उन्हें कुछ ऐसा लगा कि उनके समर्थकों ने ऐतराज जताया था राउंड नंबर 6 की गणना पर और इसलिए वे इस राउंड की पुनर्गणना कराना चाहते हैं। इसी बात को लेकर वे अपनी विरोध दर्ज कराया था और आरओ ने उनकी बात मानी। इससे पहले यूनुस खान भी पहुंच गए थे और अब दोनों ही प्रत्याशी आरओ के पास हैं, अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। ठीक है, इसमें कितना समय लगने वाला है, थोड़ा सा ऐसा कुछ आइडिया? देखिए जैसे भी एक राउंड में जितना टाइम लगता है उतना टाइम लग सकता है, आधा घंटा जिसको मान सकते हैं। लेकिन अभी तक आरओ ये फैसला कर रहे हैं कि ये नियमों के मुताबिक पुनर्गणना की मांग जायज है या ना जायज है। इसके लिए एडीएम डीडवाना शिवजीराम वर्मा भी अब मतगणना कक्ष में पहुंचे हैं और वहां पे चर्चा हो रही है कि पुनर्गणना की जाए या नहीं की जाए। अच्छा, इसी को लेकर प्रत्याशी भी आरओ के पास है। मतलब मतगणना अभी शुरू नहीं हुई है, अभी मतगणना पर संशय है कि होगी या नहीं होगी, उसका रिजल्ट आएगा तो जैसे ही उसके बारे में आपको मालूम चले हमें बताइएगा। आप इस पर नजर रखिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूनुस खान जो है भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया के बड़े निकट सहयोगी के रूप में उन्होंने काम किया। पिछली बार टोंक से सचिन पायलट के विरुद्ध चुनाव लड़ा था, हार गए थे। इस बार निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और जीत हासिल कर ली थी। उसके बाद में रिकाउंटिंग में चेतन डूडी ने ये बात बोली है, तो नजर रखिएगा। और एक बार फिर से शफीक उस्मानी के साथ में हम जुड़ेंगे जैसी अपडेट्स कुछ देर में आगे बढ़ते हैं। जी नीतीश जी, विकास जी, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शैलेंद्र धाबाई जी हमारे साथ में जुड़े हुए। शैलेंद्र जी, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, इस कर्मभूमि में जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, राजस्थान की रवायत को आप बरकरार रखने जा रहे हैं? निश्चित तौर पर आप देखिए जो रिवाज था वो बरकरार रहा है क्योंकि राजस्थान की जनता ने ऐसा कुशासन पहली बार देखा होगा। अगर राजस्थान की अपन राजनीतिक इतिहास की बात करें तो क्या 5 साल दिए थे जनता ने उनको शासन करने के लिए, 5 महीने? आप बताइए, सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे, जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया। उसकी परिणति क्या हुई कि अटूट भ्रष्टाचार राजस्थान में पनपा। आपने उनको संरक्षण देने का काम किया। आप देखिए जो महिलाएं थी वो सुरक्षित नहीं रही, वो किस तरह से यहां दुष्कर्म और अत्याचार के मामलों में राजस्थान पहले नंबर पर आ गया। आप युवाओं के भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया और पेपर माफिया को यहां पनपाकर, आपने एक पेपर लीक माफिया को पनपाकर किस तरह से युवाओं की आशाओं आकांक्षाओं पर पानी फेरने का काम किया। किस तरह से किसानों से आपने जो वादे किए कि आपका कर्जा माफ कर देंगे, आपको बिजली देंगे, खाद देंगे, वो कुछ नहीं दे पाए। तो ये पूरी तमाम बातें थी कि किस तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो गई। इसी को लेकर आप जानते हैं कि किस तरह से कोई भी राजनीतिक दल होता है, अगर कोई सत्ता में होता है और उसका रिपोर्ट कार्ड 5 साल बाद जनता देखती है, तो आप देखिए जो योजनाएं थी वो धरातल पर नहीं आ पाई, सिर्फ वो विज्ञापनों तक सीमित होकर रह गई। आपने बड़े बड़े पेपरों पे विज्ञापन निकाले, जनता को आपने मूर्ख बनाने का काम किया। जो आपने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। आप नई गारंटियों की बात करने लग गए। नई गारंटियों पे विश्वास कैसे कर लेगा? तो इसी तरह राजस्थान की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बातें हैं, जो उनकी गारंटियां हैं, उस पर विश्वास किया क्योंकि वो जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है, हम उसको पूरा करते हैं।